हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल डीजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 11 फिजिक्स की फ्लूइड मैकेनिक्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तरल यांत्रिकी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स, द्रव गतिकी के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज थ्योरम, अविरतता का सिद्धांत क्या होता है, बर्नौली की प्रमेय के बारे में जानेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर बेल आइकन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे 11th 12th के फिजिक्स के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट जाने फ्लूइड मैकेनिक्स, तरल यांत्रिकी के बारे में। किसे तरल यांत्रिकी कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो तरलों और उस पर कार्यरत बलों का अध्ययन किया जाता है। यानी तरल जो हमारे होते हैं, तरल वे पदार्थ होते हैं जिनमें निश्चित आकृति नहीं होती, अर्थात जो अपनी आकृति परिवर्तन का विरोध नहीं करते। जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं, वे हमारे तरल कहलाते हैं। द्रव और गैस दोनों ही तरल हैं। और तरल यानी जिनको हम फ्लूइड कह रहे हैं, तरल यांत्रिकी के अंतर्गत हमारी जो दो शाखाओं में हम इसको बांटते हैं। पहली आती है हमारी द्रव स्थितिक, जिसको हम कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक, और दूसरी आती है हमारे पास द्रव गतिक, जिसको हम कहते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड स्टैटिक और फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होते हैं उसके बारे में आज हम जाने। तो द्रव स्थितिकी के अंतर्गत हम कहेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो जिसमें विराम तरलों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जो तरल विराम अवस्था में होते हैं उनका अध्ययन हम इस शाखा के अंतर्गत करते हैं। तो इस शाखा को हम क्या कहते हैं? द्रव स्थितिक कहते हैं। ये हमारी जो है द्रव स्थितिक, जिसमें हमारे फ्लूइड रेस्ट पोजीशन में हम कह लें, स्टैटिक पोजीशन में होते हैं, विराम अवस्था में होते हैं, यानी विराम होते हैं, लिक्विड ठहरा हुआ होता है तरल, और वहां पर हम इस प्रकार के जो है तरलों का अध्ययन हम जो करते हैं वो द्रव स्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। जिसमें हमारे पास आते हैं द्रव दाब के नियम, पास्कल का नियम, वायुमंडलीय दाब के बारे में हम इसमें जानते हैं, और आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने सीखा। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे जो है द्रव स्थितिकी के अंतर्गत आते हैं, जिसको हमने पढ़ा इसमें। उसके बाद हमारे पास जो आज हम पढ़ेंगे द्रव गतिक के बारे में, फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स हमारे पास क्या होते हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। फ्लूइड डायनेमिक्स तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील तरलों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जो तरल गति अवस्था में होते हैं उसका अध्ययन हम इस शाखा के अंतर्गत करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? द्रव गतिक कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे अविरतता का सिद्धांत, जिसको हमने कहा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, द्रव के अविरत प्रभाव की जो समीकरण है उसके बारे में जानेंगे, और बर्नौली प्रमेय इसमें आती है, तो उसके अनुप्रयोग हमारे पास आते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम उसके बारे में। तो आज हम जो कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम के बारे में जानेंगे। तो अविरतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम जो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम जानेंगे कि जो फ्लूइड डायनेमिक्स जिसके शाखा के अंतर्गत ये आती है, जिसको हम क्या कहते हैं? द्रव गति कहते हैं। तो द्रव गति यानी फ्लूइड डायनेमिक्स के अंतर्गत जो हम तरल लेते हैं उस तरल की जो कंडीशन है वो जो हमारे पास होता है वो कैसा होना चाहिए? तरल आइडियल लिक्विड होना चाहिए, यानी आदर्श द्रव होना चाहिए। आदर्श द्रव किसे कहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। आदर्श द्रव यानी जो फ्लूइड, हम जो आदर्श द्रव यानी आइडियल लिक्विड जो कह रहे हैं उसके गुण जो हमने बताया, दो गुण होते हैं। इन दो गुणों के आधार पर इसको जो है आइडियल लिक्विड कहा जाता है, आदर्श द्रव कहा जाता है। तो वो द्रव हम इन जो बर्नौली थ्योरम है उसमें हम लेते हैं। तो वो आइडियल द्रव हमारे पास होता क्या है, उसको उसमें जो है दो गुण होते हैं। पहला गुण है शून्य संपीड्यता, यानी जिसको हम असंपीड्यता भी कहते हैं, इनकम्पेरिसिबल कहते हैं, यानी द्रव को दबाने पर उसके आयतन और घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं शून्य संपीड्यता कह लो या असंपीड्य द्रव कह लेते हैं। तो जब हम उसको दबाएंगे तो उसके घनत्व यानी डेंसिटी और उसके आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस चीज को हम कहते हैं असंपीड्य। तो आपने ध्यान रखना, पहला गुण जो है इसका आदर्श द्रव का वो है असंपीड्य होना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है, दूसरा जो गुण है इसका, उसको बोलते हैं हम अस्यान, यानी श्यानता रहित, या हम कहें जो दूसरा गुण है उसको हम कहते हैं शून्य श्यानता अथवा अश्यान द्रव। शून्य श्यानता अथवा अश्यान द्रव, इसको नॉन वेस्कस कहते हैं या नॉन वेस्कोसिटी भी कहते हैं। नॉन वेस्कोसिटी माने जो है शून्य श्यानता, यानी जो है श्यान हमारे पास जब हम जो द्रव ले रहे हैं वो द्रव में क्या होती है? विभिन्न परतें होती हैं द्रव के, जो परत होती है, लेयर होती है, अलग अलग लेयर। तो दो लेयरों के बीच जो लगता है घर्षण बल वो शून्य होना चाहिए। तो दो परतों के बीच अगर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता, यानी दो सतह, हम ये आइडियल जो है कंडीशन लेते हैं, आदर्श स्थिति मानते हैं कि जो द्रव है उसकी जो तरल है उसकी जो है क्या है? लेयर है, एक के ऊपर एक कई लेयर होती हैं। उन लेयरों के बीच जब वो क्या कर रहे हो?
फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा हो, मोशन में हो, गति कर रहा हो, तो तब उनके बीच जो है क्या नहीं होना चाहिए, घर्षण नहीं होना चाहिए। तो घर्षण रहित हम उसको मानते हैं, जिसको हम शांत अशांत द्रव कहते हैं। तो ये दो कंडीशन है जिसको हम के कारण हम उसको जो है एक जो है आदर्श द्रव कहते हैं, आइडियल फ्लूइड कहते हैं या आइडियल लिक्विड कहते हैं। तो ये दो गुण होने जरूरी हैं आदर्श द्रव में। तो ये द्रव गतिकी के अंतर्गत जो हमने फ्लूइड लिया, जिसको हम आइडियल लिक्विड कह रहे हैं, जो आदर्श द्रव हमने लिया, ये जब द्रव क्या करेगा, फ्लो करेगा, यानी जो है प्रवाहित करेगा, बहेगा, गति करेगा, तो इस गति की जो होगी, इसमें हम पढ़ते हैं कि जो इसकी जो गति है वो इसका जो प्रभाव है कैसा होना चाहिए, धारा रेखी प्रभाव होना चाहिए। धारा रेखी यानी जिसको हम स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। तो धारा रेखी प्रभाव क्या होता है उसके बारे में हम समझे। धारा रेखी प्रभाव जिसको हम स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो अगर जो है प्रभाव में जो है धारा रेखी प्रभाव में द्रव बह रहा है, तो उसमें हम कहते हैं जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि एक ही बिंदु में से होकर गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही पथ पर चलते हैं, इस प्रकार के प्रभाव को हम क्या कहते हैं, धारा रेखी यानी स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। और इस पथ को जो है धारा रेखा कहते हैं, स्ट्रीम लाइन कहते हैं। तो धारा रेखी प्रभाव इनमें जो है फ्लूइड जो है क्या होता है, धारा रेखी प्रभाव में बहता है। धारा रेखी प्रभाव में हमारे पास जो है फ्लूइड फ्लो करता है। धारा रेखी प्रभाव जिसमें हमने बताया कि जो द्रव इस प्रकार प्रवाहित करेगा, जैसे यहाँ पे हमने देखो दिखा रखा है कि द्रव जो है इस तरीके से प्रभाव कर रहा है, बह रहा है द्रव फ्लूइड में, जो है फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे जो द्रव प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें हमारे पास एक कण हम देखें कि जो है कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इनके जो कण है वो क्या कर रहे हैं, एक के पीछे एक जो है क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। एक लाइन के द्वारा हमने देखो देख रहे हैं, आप देखें एक लाइन पे कण जो है, उसके पीछे दूसरा कण भी उसी तरीके से, तीसरा कण भी उसी तरीके से, जो उसी पथ पर चल रहा है। इस पथ को हम क्या कहेंगे, धारा रेखी जो हम कह रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, धारा रेखी कहते हैं, स्ट्रीम लाइन कहते हैं। देख रहे होंगे आप ऊपर वाले भी जो है कण एक के पीछे उसी लाइन में चले जा रहे हैं। ऐसी कण प्रत्येक हमने 2-3 कण ही दिखा रखे हैं। तो ये एक के पीछे एक कण आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये जो है कण क्या कर रहे हैं, एक ही पथ पर जो है गति कर रहे हैं, उसी लाइन पर जो है क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं, जिसको हम धारा रेखी प्रभाव कहते हैं। इसी को हम जो है धारा रेखी प्रभाव कहते हैं, जिसमें प्रत्येक कण उसी पथ पर चलता है। एक ही पथ पर जो है प्रत्येक कण, उसके पीछे वाला कण भी उसी पथ पर, उससे पीछे वाला भी उसी पथ पर, तो एक ही जो है मार्ग पर जो है क्या कर रहे हो, कण गति कर रहे हैं। इस प्रकार की लाइन जो होती है हम इसको क्या कहते हैं, धारा रेखी प्रभाव कहते हैं। तो बहते हुए द्रव में आप देख रहे होंगे जो धारा रेखी प्रभाव हमने दिखा रखा है, इसमें 3 बिंदु हमने ए, बी और सी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ए, बी और सी यहाँ पर हमने जो है 3 बिंदु दिखा रखे हैं। इन बिंदुओं से जो कण ए से होकर गुजर रहा है, वही कण जो है बी और सी से भी गुजर रहा है। उसके पीछे वाले कण भी ए, बी और सी तीनों उन्हीं बिंदुओं से होकर गुजर रहे हैं। और हम कहेंगे कि जो ए पर जो कण ए से होकर गुजर रहा है, वो बी और सी से भी गुजर रहा है। और जो वेग हमारे पास कण ए पर हमने जो है ए पर जो हमने कण का वेग जो है v1 दिखा रखा है, कण बी पर जो है बिंदु बी पर जो कण का वेग जो हमने दिखा रखा है v2 दिखा रखा है, सी पर हमने जो है v3 दिखा रखा है। वो जो होता है स्पर्श रेखीय दिशा में जो है क्या होता है, ये हमारी उसका वेग की डायरेक्शन को दिखाता है। तो जो हमारे पास जो कण ए, बी और सी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, कण ए पर जो है उसका वेग जो है v1 दिखा रखा है, कण बी पर जो है वेग v2 है, कण सी पर वेग v3 है। तो इस पर हम कहेंगे ये जो है क्या होता है, स्पर्श रेखा होता है। टेंजेंट जो होता है, ये लाइन जो है क्या होती है, उसकी हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन में यानी वेग की दिशा को बताता है। तो प्रत्येक बिंदु पर वेग क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, v1, v2, v3। लेकिन एक बिंदु पर प्रत्येक कण का वेग समान होगा। इसको आपने ध्यान रखना कि अगर जो कण ए पर होगा, दूसरा कण भी अगर ए पर आएगा तो उसका वेग v1 ही होगा। तीसरा कण ए पर आएगा, उसका वेग भी v1 ही होगा। अगर पहला कण जो है बी पर गया तो उसका वेग v2 होगा, दूसरा कण जब बी पर जाएगा उसका वेग भी v2 होगा। तो यानी एक निश्चित बिंदु पर उसका वेग जो होता है नियत होता है। इसको आपने ध्यान रखना है। आप जो है कंडीशन हमारे पास ये है कि जो प्रत्येक बिंदु आप देखेंगे कि जो है अलग अलग बिंदुओं पर इसका वेग तो भिन्न भिन्न होगा, लेकिन एक निश्चित बिंदु पर अगर हम एक निश्चित बिंदु ले लें, जैसे हमने ए दिखाया था या बी दिखाया है, सी दिखाया, उस पर वेग उसका जो है नियत रहने वाला है। इसको आपने ध्यान रखना है कि उसका वेग नियत रहता है। अगर v1 पहले कण का होगा तो दूसरे कण का भी v1 ही होगा, तीसरे कण का भी v1 ही होगा ए बिंदु पर। और बी पर पहले कण का v2 होगा, दूसरे कण का भी v2 होगा, तीसरे कण का भी। इसी प्रकार से जो उसके पीछे लगातार चले आ रहे हैं कण, उन बिंदुओं पर उनका वेग नियत रहने वाला है। इसको आपने ध्यान रखना है। तो एक नियत वेग से गति करते हैं। तो ये हमारा जो है धारा रेखी प्रवाह कहलाता है। तो ये आपको समझना जरूरी था अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में जाने।
बर्नौली थ्योरम के बारे में जाने तो उससे पहले हमें इन पॉइंट को समझना जरूरी है। तो चलिए अब जाने हम जो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, अविरतता का समीक अविरतता का सिद्धांत किसे कहते हैं उसके बारे में जाने। तो चलिए अविरतता का सिद्धांत जाने। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, अविरतता का सिद्धांत क्या होता है, इसका कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, इसके बारे में जाने। इसका स्टेटमेंट और कथन हम देख लें। यदि कोई असंपीड्य अथवा आस्यान द्रव, जिसको हम इनकम्पेरिसिबल और नॉन विस्कस कहते हैं, असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली में धारा रेखी प्रवाह में बह रहा हो, तो नली के प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल तथा द्रव के वेग का गुणनफल नियत रहता है। जो है वेग का गुणनफल जो है नियत होता है, a इंटू वी बराबर नियतांक यानी कांस्टेंट, इन दोनों का गुणा ये हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसको हमने जो है प्रूफ करना है, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। इसको आपने समझना है कि जो हमारे पास हमने बताया कि जो आस्यान द्रव के बारे में भी आप जान चुके हैं कि नॉन विस्कस किसे कहते हैं और इनकम्पेरिसिबल असंपीड्य किसे कहते हैं, और आदर्श द्रव हमने लिया है। और इसमें जो हमने कंटिन्यूटी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में हमने जो पाइप लेना है, जिसको नली हम कह रहे हैं, ट्यूब जो हमने ले रखी है, वो असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद। असमान आप समझेंगे, असमान का मतलब ये होता है कि पाइप को जो हम पाइप लिया उसकी जब हम क्या करें, क्रॉस सेक्शन एरिया लें, जब वहां पे उसके अनुप्रस्थ काट करें दो साइड से, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होना चाहिए वो असमान अनुप्रस्थ, यानी ये एक सिरा जो है चौड़ा है, दूसरा सिरा क्या है, संकीर्ण है, यानी बारीक है, छिद्र। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि एक अनुप्रस्थ काट एक बड़ा है, यानी पाइप का एक सिरा मोटा है, एक सिरा पतला है, इसको आप कहेंगे असमान अनुप्रस्थ। तो नली जो है हमारे पास कैसी होनी चाहिए, असमान अनुप्रस्थ नली है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो एक हमने एक्स वाई नली, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने दिखा रखी कि जो है एक्स वाई नली, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है एक्स वाई नली है, जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल जो एक्स वाई नली का जो है पहले वाले का सिरे का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ परिच्छेद A1 और दूसरे वाले सिरे का परिच्छेद का क्षेत्रफल A2 हमने दिखा रखा है। A1 और A2 इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने जो दिखा रखा है, एक्स वाई नली का हमारे पास जो है असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली है, और यहाँ पर आप देखेंगे जो इन पर हमने बताया अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A1 और A2 है, इन पर जो वेग है, इस एक सिरे पर जो द्रव का वेग है वो V1 है, दूसरे सिरे पर द्रव का वेग V2 है। अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A1 है, दूसरे का A2 है। और द्रव का घनत्व, जो हमने जो द्रव लिया, डेंसिटी जो हमने लिया, फ्लूइड लिया, उसका जो फ्लूइड का डेंसिटी है वो सेम रहेगा, चाहे वो सिरे x पर हो चाहे वो सिरे y पर हो, वो डेंसिटी चेंज नहीं होगी। रो हमारा द्रव दोनों का जो है घनत्व समान है, तो द्रव का घनत्व हमने जो है रो ले लिया। तो यहाँ पर हम इसको जो है क्लियर करेंगे कि जो है कंटिन्यूटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में हमारे पास जो a इंटू वी बराबर है वो हमेशा कांस्टेंट आता है, नियत आता है। वो किस प्रकार से आता है उसको हम प्रूफ करेंगे, सिद्ध करना। तो हमने जो दिखाया कि जो है a और b हमारे अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल है, जो और जिन पर वेग क्रमशः v1 और v2 है, द्रव का घनत्व रो है। यहाँ पर हम कहेंगे कि जो डेल्टा t समय में, तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्लूइड जो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, जो द्रव प्रभावित हो रहा है, वो हमारे पास जो हमने जो बताया था कि नली है, नली में आप देखेंगे जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उस फ्लो में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो द्रव के कण है, एक के पीछे जो है एक कण जो है क्या कर रहे हैं, अंदर प्रवेश कर रहे हैं फ्लूइड में, उन पर जो है दाब लग रहा है, दाब के कारण जो है क्या कर रहा है, फ्लूइड जो है उस पर जो है अंदर की ओर प्रवेश करेगा, तो उस पर एक बल लगेगा बाहर से, जिसकी वजह से जो है हमारे पास फ्लूइड क्या करेगा, अंदर की ओर प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर हम जो फ्लूइड आ रहा है A1 पे जो है जो क्रॉस सेक्शन x है, वहां पर हमारे पास डेल्टा t समय में हम देखें, तो यहाँ पर हम एक सूक्ष्म समय ले लें। डेल्टा t समय में जो है जो v1 वेग से द्रव दाब लग रहा है, जो v1 वेग जो उस पर लग रहा है वेग, तो जो हमारे पास फ्लूइड जो है उस पर जो v1 वेग लग रहा है सिरे x पर, तो वहां पर जो डेल्टा t समय में जो सिरे x पर जो v1 वेग लग रहा है, उसके द्वारा चली गई दूरी अगर हम देख लें कि कितनी दूरी तय करेगा वो डेल्टा t समय में, तो हमें पता है कि जो दूरी है उसको हम निकालेंगे कि चाल गुणा गया समय, दूरी बराबर चाल गुणा गया समय से हम देखेंगे कि जो है x सिरे पर हम देख लें, तो x सिरे पर जो है क्या हो रहा है, समय हमारे पास जो हमने डेल्टा t लिया, चाल हमारे पास जो है जो हमने क्या ली, v1 ली, तो दूरी कितनी आ जाएगी, v1 डेल्टा t। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हम कहेंगे कि जो डेल्टा t समय में x सिरे पर, जो हम कहेंगे यहाँ पर डेल्टा t समय में x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव द्वारा चली गई दूरी, जो हमारे पास v1 वेग से चल रहा था द्रव, उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, v1 इंटू डेल्टा t। आप समझ पा रहे हैं, समय दूरी बराबर हमने क्या किया, चाल गुणा गया समय। तो जो वहां पर जो दाब लग रहा था उसकी वजह से जो है फ्लूइड क्या करेगा,
अंदर प्रवेश कर रहा है, यानी उस पर जो बल लग रहा है उसकी वजह से जो उसका जो वेग है वो जो है वेग v1 की वजह से जो है वेग जो है v1 लग रहा है, और उसका जो टाइम है वो डेल्टा टी है। तो कितनी दूरी तय कर लेगा, v1 इंटू डेल्टा टी। आप समझ रहे, चार दूरी बराबर 4 गुना के समय से हमने बता दिया। तो हम मान लें ये जो हमने दिखा रखा है ट्यूब में, इतनी नली पे जो है वो डेल्टा टी समय में ये वाला फ्लूइड यहाँ पर पहुंच गया। यानी जो है आप जैसे आप देख रहे हो कि जो ए यहाँ पर हमने जो एक्स वाई दिखा रखा था, तो एक्स से वो मान आप कहाँ पहुंच गया, एक्स डैश दूरी तय कर लेता है। एक्स से एक्स डैश तक की दूरी हमने जो दिखा रखी है, एक्स से एक्स डैश, आप समझ रहे हैं, एक्स से एक्स डैश दूरी तय कर ली उसने कितने समय में, डेल्टा टी समय में। तो डेल्टा टी समय में एक्स से एक्स डैश दूरी तय कर ली किसने, फ्लूइड ने। वो सिस्टम ने जब उस पर क्या लगाया, प्रेशर लगाया, यानी v1 वेग से जब चला तो उसने जो दूरी तय कर ली वो करे v1 इंटू डेल्टा टी। तो इतनी दूरी तय कर ली। इतनी दूरी तय करने पर हमारे पास जो ये दूरी है ये हमने v1 इंटू डेल्टा टी ले ली। इस क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए हम देखें तो जो हमने x से लेके x डैश तक देखा, तो एक ये जो है क्या बन जाएगा, एक हमारा सिलेंडर होगा। सूक्ष्म समय के लिए एक छोटा जो सिलेंडर बनेगा जिसका हम आयतन देख लें, तो वो आयतन जितना द्रव जो है डेल्टा टी समय में दूरी तय करेगा, इसके अंदर जितना द्रव आया वो द्रव ही जो है उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। उस द्रव का आयतन हम देख लें जो डेल्टा टी समय में एक्स सिरे पर प्रवेश किया था और कहाँ पहुंच गया था, कहाँ पहुंच गया, एक्स डैश पर पहुंच गया। समझ रहे आप बात को, एक्स सिरे से चला और एक्स डैश तक पहुंच गया डेल्टा टी समय में। इसके अंदर जितना द्रव आया उसका आयतन, वो आयतन हमारा जो है उतने समय में जो है बाहर से एक्स सिरे से प्रवेश करके अंदर आया। उस आयतन को हम देख लें तो हमारे पास जैसे बेलन हमने बताया जो सिलेंडर बन रहा है उसका आयतन आप जानते हैं A इंटू एल होता है। ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, एल उसकी लेंथ हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख ले लेंथ एल जो है हमने बताया जो दूरी हो कितनी दूरी आ रही है, v1 इंटू डेल्टा टी। ये दूरी v1 इंटू डेल्टा टी है। अनुप्रस्थ परिच्छेद यानी क्रॉस सेक्शन एरिया उसका A1 है। तो A इंटू एल हमारे पास सिलेंडर का जो है क्या आता है, वॉल्यूम आता है। तो हम कहेंगे जो इसका आयतन आ जाएगा A1 से मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ को, तो A1 इंटू लेंथ देख लें क्या थी, v1 इंटू डेल्टा टी। इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो a डेल्टा टी समय में जो है उस जो द्रव जो x सिरे पर प्रवेश किया उसका आयतन आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि डेल्टा टी समय में x सिरे में प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन, कितना आयतन उसके अंदर प्रवेश किया, तो हम क्या कहेंगे, मैंने बताया था सिलेंडर का जो आयतन होता है वॉल्यूम होता है a इंटू एल से पहला जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसका A1 है। तो A1 इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी दूरी कितनी तय करी थी, v1 इंटू डेल्टा टी। समझ पा रहे हैं आप, आयतन हमने कैसे निकाला, कितना आयतन उसमें प्रवेश कर गया। तो A1 इंटू v1 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी समय में इतना आयतन जो है द्रव का जो है उस एक्स रे पर प्रवेश कर गया। तो अब हम देखें कि जो द्रव जो आयतन उसका हमने निकाल दिया, तो डेल्टा टी समय में जो द्रव हमने बताया था कि इतना द्रव उसके अंदर आया, तो उस द्रव का आयतन अगर हम निकाले, द्रव आयतन तो हमने निकाल दिया A1 इंटू v1 इंटू डेल्टा टी। इसका आयतन हमें पता लग गया, इस द्रव का घनत्व हमें पता है, डेंसिटी इसका पता है, रो है। द्रव्यमान हम इसका निकाल सकते हैं कि कितना द्रव्यमान एक्स सिरे पर प्रवेश किया डेल्टा टी समय में। तो वो हम देख लें, डेल्टा टी समय में एक्स सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर आप जानते हैं आयतन गुणा गया घनत्व। तो यहाँ पर हमारे पास आयतन हमने निकाल रखा है और घनत्व हमारे पास हमें पता है कि क्या होता है, रो होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आयतन द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा के घनत्व से हम देख लें तो जो द्रव्यमान है हमारे पास, आयतन है जो हमारे पास A1 इंटू v1 इंटू डेल्टा टी इंटू रो, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यानी जो द्रव है उसका घनत्व। तो वहां पर हमने आयतन गुणा किया घनत्व किया, तो आयतन हमने पहले निकाल लिया था। हमारे यहाँ जो आयतन था A1 इंटू v1 इंटू डेल्टा टी इंटू आ गया रो, ये हमारे पास, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर लें। तो डेल्टा टी समय में एक्स रे से प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान हमने निकाल लिया, A1 इंटू v1 इंटू डेल्टा टी इंटू रो। जान रहे द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा के घनत्व से आप क्लियर हो पा रहे हैं। हमने जो मास जो निकाला, जितना फ्लूइड जो उसमें प्रवेश करा उसका द्रव्यमान कितना होगा, वो द्रव्यमान हमने निकाल लिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से। तो वॉल्यूम हमारे पास A1 इंटू v1 इंटू डेल्टा टी और डेंसिटी रो है उससे हमने निकाल दिया। तो जितना द्रव आप समझ रहे हैं, एक जितना द्रव x डेल्टा टी समय में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, आप देखेंगे कि जो है उतना ही द्रव डेल्टा टी समय में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा y सिरे से। इस चीज को आपने जानना है कि जो है देख रहे हैं जो, क्योंकि जितना डेल्टा टी समय में जितना द्रव
हमारे पास ये हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी होता है द्रव्यमान संरक्षण नियम पे आधारित होता है, यानी द्रव्यमान संरक्षित रहता है। जितना द्रव इस पाइप में यहाँ से प्रवेश करेगा उतने वेग से, क्योंकि जो वेग है अब की बार क्या है वहां पे y सिरे पर v2 वेग है, तो उतना ही द्रव्यमान का जो है द्रव क्या हो जाएगा डेल्टा टी समय में बाहर निकल जाएगा। उस पाइप से डेल्टा टी समय में उतने ही मास का जो है क्या होगा, पानी जो है जो फ्लूइड है वो द्रव जो है क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि जो हमारे पास जो है कंजर्वेशन ऑफ मास हम कहते हैं, मास कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो जो द्रव्यमान तो उतने ही द्रव्यमान का जो है क्या हो जाएगा फ्लूइड जो है बाहर निकलेगा वाई सिरे से। तो हम कहेंगे इसी प्रकार से डेल्टा टी समय में हम देख लें, डेल्टा टी समय में वाई सिरे से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान, जैसे हमने एक्स सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान निकाला था, ऐसे क्या हो जाएगा डेल्टा टी समय में वाई सिरे से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान आ जाएगा A2 इंटू V2 इंटू डेल्टा टी इंटू रो। इस चीज को आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ जाएगा इसका जो द्रव का द्रव्यमान आ जाएगा जो वाई सिरे से निकलेगा डेल्टा टी समय में, उसका द्रव्यमान हो जाएगा A2 इंटू जो हमारे पास आएगा V2 इंटू डेल्टा टी इंटू रो, यानी ये भी जो है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा के घनत्व से निकलेगा। दूसरे क्रॉस सेक्शन का आयतन हमने बता दिया आपको कि कैसे निकालेंगे। दूसरे क्रॉस सेक्शन का एरिया का जो दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया वो A2 है, वहां पर वेलोसिटी V2 है। यहाँ पर आप देखेंगे A2 उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, V2 उसका वेलोसिटी है, तो और जो है डेल्टा टी समय में कितनी डिस्टेंस तय कर लेगा वो भी V2 इंटू डेल्टा टी कर लेगा। और जो तब सिलेंडर का हम देख लें आयतन क्या हो जाएगा हमारे पास जो A2 V2 इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, आयतन निकल जाएगा। तो द्रव्यमान हम निकालेंगे रो से इंटू कर लेंगे, तो हमने तब बताया कि जो निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान हो जाएगा A2 V2 इंटू डेल्टा टी इंटू रो। ये हमारे पास जो है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा के घनत्व से आ जाएगा। तो हमने बताया जो जितना वॉल्यूम जितना मास हमारे पास एक सिरे में डेल्टा टी समय में प्रवेश करेगा उतना ही द्रव्यमान का फ्लूइड जो है दूसरे सिरे से बाहर निकल जाएगा। इस चीज को हमने ध्यान रखना है। तो दोनों ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसको हम जो हमारे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हम देख लें, तो जो हमारी इक्वेशन और फर्स्ट सेकंड है एक्स सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा वाई सिरे से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो एक्स रे से प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान देख लें A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा टी इंटू रो बराबर किसको हो जाएगा A2 इंटू V2 इंटू डेल्टा टी इंटू रो। तो यहाँ पे आप देख लेंगे डेल्टा टी से डेल्टा टी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। डेल्टा टी से डेल्टा टी यहाँ पर आप देख रहे हैं कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। रो से रो क्योंकि द्रव का घनत्व जो है चेंज नहीं होता, डेंसिटी चेंज नहीं होती, हमने बताया चाहे उसको हमारे पास जो हमने लिया असमपीडीय द्रव लिया, यानी जो है क्या करता है उस पर जो है उसका घनत्व चेंज नहीं होता, एक सिरे पर भी रो ही रहेगा दूसरे सिरे पर भी रो ही रहेगा। तो रो सेम है तो दोनों से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तब बच रहा है A1 इंटू V1 बराबर A2 इंटू V2। तो A1 इंटू V1 यानी जो एक्स सिरे पर जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है A1 और उसका जो वेलोसिटी उसका मल्टीप्लाई जो होगा उतना ही जो है क्या हो जाएगा दूसरे सिरे पर y पर भी क्रॉस सेक्शन A2 और वेलोसिटी V2 का गुणा जो है आपस में बराबर हो रहा है। तो हम कहेंगे कि जितना यहाँ पर जो है A1 इंटू वी आ रहा है वहां पर A2 इंटू वी दोनों इक्वल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A इंटू वी बराबर कॉन्स्टेंट, यानी नियत है दोनों A इंटू वी, यानी जो है द्रव्यमान संरक्षण नियम को बताता है इसमें, तो A इंटू वी बराबर कांस्टेंट यानी A इंटू वी बराबर नियतांक। यही हमें जो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहलाता है, यही जो हमारे पास अविरतता का सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत से आप एक चीज देख रहे होंगे A इंटू वी यानी A अधिक होगा तो V का मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं दोनों व्युत्क्रमानुपाती, यानी चौड़े सिरे वाले नली में उसका वेग क्या होता है वहां पर चौड़े सिरे वाली नली यानी A का मान अधिक होगा तो V का मान कम होगा। तो चौड़े पाइप नली में पानी का वेग द्रव का वेग कम तथा संकीर्ण पाइप में यानी जिसका छिद्र बहुत छोटा हो वहां पर ए का मान कम होने से V का मान क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा, तो वहां पर वेग अधिक होगा। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इसको आपने ध्यान रखना है कि चौड़े पाइप में वेग कम हो जाता है और संकीर्ण पाइप में यानी बारीक छिद्र वाले पाइप में पानी का वेग बढ़ जाता है। ये इंटू वी बराबर कांस्टेंट, इस नियम से हम बताएंगे। और ये जो हमारा पास अविरतता का सिद्धांत है ये द्रव्यमान संरक्षण नियम को बताता है। तो इस प्रकार से आपने प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में जाना सीख गए होंगे, अविरतता का सिद्धांत क्या चीज हुआ अविरतता का सिद्धांत। इसके बाद हम जाने बर्नौली प्रमेय, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली थ्योरम कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है
हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। साथ ही हमारे पास एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बच्चे कुछ इस टॉपिक को कठिन भी समझते हैं। डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा इसको जो है हम आसान तरीके से आपको समझाएंगे, बहुत ईजी वे में, बहुत आसान तरीके से आप समझ पाएंगे। और बर्नौली थ्योरम एक बार आप समझ गए तो उसके बाद भूल नहीं पाएंगे, एग्जाम में आपको याद रहेगा किस तरीके से सॉल्व करना है। बर्नौली थ्योरम जाने से पहले हम जो है फ्लो फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है, बह रहा है, प्रवाहित द्रव, उसमें ऊर्जा कौन कौन सी एनर्जी है उसके बारे में हम जान लें कि डिफरेंट एनर्जी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग लिक्विड, या जो लिक्विड जो है बह रहा है उसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी है। जिस प्रकार से आप देख रहे मोटर के द्वारा जो है पानी को जो है फेंका जा रहा है, मोटर घूम रही है और पानी जो है क्या कर रहा है, उस पाइप के द्वारा जो है बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर आप देखें जो पानी फ्लो कर रहा है इसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है उसके बारे में आप देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने मोटर के द्वारा जो है पानी को जो है क्या दिया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है। तो ये सिस्टम के द्वारा, तो एक सिस्टम है, जो सिस्टम में जो पाइप में पानी है उसको क्या दिया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है। यानी इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो होगी दाब ऊर्जा। इसको भी आप समझेंगे कि जो दाब ऊर्जा है इसके अंदर एक तो दाब ऊर्जा हो गई, और जब उसने प्रेशर दिया, पुश किया जो है, प्रेशर दिया, तो उस प्रेशर के कारण जो है क्या होगा, दाब जो है आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, फ्लो करेगा, बहना शुरू करेगा। तो जैसे ही फ्लो करना शुरू करेगा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। आप समझ रहे हैं, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। गति के कारण उसकी जो अवस्था में जो गति है, यानी विराम से गति अवस्था में जब आया तो उसकी अवस्था के कारण जो उसमें ऊर्जा होगी, उस निहित उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। तो वो जो है काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर होगी। अब वो जो है काइनेटिक एनर्जी के देख रहे आप जो है फ्लो कर रहा है ऊपर से नीचे की ओर जो है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो गुरुत्वीय यानी जो है हाइट की वजह से जो है उसमें क्या थी, एक एनर्जी जो होगी जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी h हाइट पर अगर द्रव है, जितनी हाइट बढ़ती चली जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है क्या होगी, उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, और उतने आसानी से क्या होगा, वो नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगा, नीचे की ओर गिरेगा। तो इसको हम जो है आप कहेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी है जो उसके अंदर जो होगी उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो हमने बताया कि वैसे तो परतों के बीच घर्षण बल भी होगा, घर्षण बल को हमने क्या ले लिया, जो हम मानेंगे कि जो हमारे पास एक आइडियल फ्लूइड है, आइडियल लिक्विड है, जो आदर्श द्रव है, उसमें हमने बताया था कि दो परतों के बीच घर्षण शून्य है। अश्यान द्रव है तो वहां पे हम अश्यान द्रव की बात करेंगे जब हम इस बर्नौली प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो वहां पर हमारे पास हम इन ऊर्जा के बारे में हम समझेंगे कि वहां पे कौन कौन सी ऊर्जा इस द्रव के अंदर निहित होगी। तो हम सबसे पहले जाने तीन प्रकार की ऊर्जाएं हमने मुख्यतः इसमें बताया। जो पहली ऊर्जा होगी दाब ऊर्जा, दूसरी होगी इसमें गति ऊर्जा, और तीसरी होगी इसमें स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम जो है जो हम कहेंगे प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम जाने सबसे पहले दाब एनर्जी के बारे में। जो हमारे पास प्रेशर एनर्जी होती है जिसको हम दाब ऊर्जा कहते हैं, तो उसके बारे में हम जाने। तो हमने जैसे आपने देखा कि मोटर से मैंने बताया था पानी को फेंका जा रहा है, और यहाँ पर हम देखें इस पाइप के अंदर हम देख लें कि ये जो ऊपर पाइप दिखा रखा है, इसके अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया देख लें तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में जो देख रहे आप पानी जो प्रवाहित हो रहा है, तो इसके अंदर जो प्रत्येक कण है एक के पीछे एक क्या कर रहे हैं, एक नियत वेग से गति कर रहे हैं। यानी हमने बताया था कि जो प्रत्येक बिंदु पर जो है द्रव का वेग क्या रहेगा, कण जो उसके पार्टिकल होंगे, द्रव के कण होंगे, जो पार्टिकल है उसके अंदर, वो जो है क्या करेंगे, एक बिंदु पर एक निश्चित वेग से गति करेंगे। जैसे मैंने बताया ए पर v1 वेग से धारा रेखी प्रवाह में हमने बताया अगर बह रहे हैं तो एक बिंदु पर उसका वेग v1 है तो दूसरे कण का भी v1 ही होगा, तीसरे कण का भी v1 ही होगा। तो एक के पीछे एक कण जो है क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं एक नियत वेग से, जिसका वेग v1 है। नियत वेग का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर v1 है तो वहां पर भी v1 होगा। ये आप इस चीज को क्लियर ध्यान रखें कि जैसे जैसे उसका जो है दूरी अलग अलग पॉइंट पे क्या होगी, अलग अलग वेग होगा, लेकिन एक निश्चित बिंदु पर उसका वेग नियत रहेगा। v1 है तो v1 ही रहने वाला है। तो प्रत्येक कण का उस बिंदु पर वेग नियत रहेगा। तो एक के पीछे एक कण जो है क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमने अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हमने a ले लिया, यहाँ पर हमने माना कि अनुप्रस्थ परिच्छेद जो पाइप है उसका जो क्षेत्रफल है a है, और इसके अंदर से जो है जो द्रव प्रवाहित हो रहा है वो जो है उस पर जो दाब लग रहा है, जो हमने बताया सिस्टम काम कर रहा है, उस पर एक प्रेशर देगा। तो प्रेशर दिया उसने, P दाब दिया, वो जो है फ्लो कर रहा है इस दिशा में। दाएं तरफ आप देख रहे हो पानी जो है क्या कर रहा है, उसमें P दाब लगने से, अब जब P दाब लगेगा तो दाब लगने से हमें पता है कि जो दाब बराबर क्या होता है, P बराबर F/A। तो हमने बताया कि P बराबर F/A, यानी जो दाब है उसकी वजह से क्या लगेगा, उस पर एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स को हम देखें तो फोर्स जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, P × A हो जाएगा। उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद A है और दाब उसका जो है P है, तो फोर्स जो लगेगा उस पर क्या लगेगा, P × A। उस फोर्स की वजह से देखेंगे ये जो पार्टिकल है वो क्या होंगे, द्रव के कण जो है क्या हो रहे हैं, आगे की तरफ
बढ़ रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ने पर उसमें क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी दूरी भी तय कर लेंगे वो। तो माना जो है क्या कर लेते हैं, एल दूरी तय कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो है उसने जो है जब फोर्स एफ लगा उस कण पर, तो एफ फोर्स लगने से वो कण कितनी डिस्टेंस दूरी तय कर लेते हैं, डीएल दूरी एल दूरी तय कर लेते हैं। तो फोर्स एफ लगा, उस फोर्स के कारण जो डीएल उस फोर्स के कारण जो कणों ने दूरी तय करी वो एल दूरी तय करी, यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस। आप समझ रहे क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो सिस्टम के द्वारा जो कार्य किया गया, जिसके कारण जो है फोर्स जब लगा, उस फोर्स के कारण जो है क्या लगा, वो जो है दूरी तय कर ली उन कणों ने। और वो जो है कार्य हम देख लें तो हम कहेंगे द्रव की ऊर्जा, दाब ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य जो हम निकाल लें, कार्य कितना कार्य होगा, कार्य बराबर आपको जानते ही, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणा गया दूरी। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल मैंने बताया था P बराबर एफ अपॉन ए से हमें पता है, चूंकि हमें पता है P बराबर क्या होता है एफ अपॉन ए, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा P इंटू ए। तो यहाँ पर आप देखेंगे P इंटू ए इंटू एल। आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो यहाँ पे हमने जो फोर्स लिया उसकी जगह हमने ले लिया बल की जगह एफ P इंटू ए, और डिस्टेंस हमारे एल दूरी तय करी थी उसने, तो P इंटू ए इंटू एल हमने लिख लिया। ये हमारे पास किया गया कार्य निकल जाएगा, किया गया कार्य हमने बल गुणा गया दूरी से निकाला P इंटू ए इंटू एल। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो हमने बताया था, क्योंकि A इंटू एल, यहाँ पे हमने बताया था अनुप्रस्थ परिचय जो हमने पाइप दिखाया है, इस पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है और लेंथ ये एल है। तो हमने बताया था सिलेंडर जो बनता है, जो हमारा सिलेंडर होता है उसकी जो लेंथ एल हो और क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो, तो उसका वॉल्यूम हम जानते हैं ए इंटू एल। हम बार बार बता चुके इसको कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है वो उसका जो है सर्कल वाला एरिया होता है, यानी पाई आर स्क्वायर होता है। एल वाला जो एरिया एच हाइट होती है, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, बेलन का आयतन होता है। तो जो पाई आर स्क्वायर होता है ए होता है और एल जो एच होता है वो एल होता है। तो ए इंटू एल, इसीलिए हम उसको वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं, ए इंटू एल लिखते हैं। तो जो वॉल्यूम आ जाएगा ए इंटू एल की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। जो वॉल्यूम इस पाइप के अंदर एल दूरी तक पहुंचा, उस पानी का जो द्रव्य आयतन है वो कितना हो जाएगा, ए इंटू एल हो जाएगा। उसको हम वी से निकालेंगे तो P इंटू वी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, P इंटू वी। समझ पा रहे हैं आप, ए इंटू एल की जगह हमने क्या लिख दिया, P इंटू वी। वी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब आप देखें हम निकाले इसमें प्रति एकांक आयतन पर दाब ऊर्जा, हमारे पास हम निकालते हैं प्रति एकांक आयतन पर दाब ऊर्जा। हमने जो है पूरे आयतन के लिए ना निकाल के हमने एक आयतन हमने ले लिया, एकांक आयतन कर लिया कि प्रत्येक आयतन पे जो है कितना दाब लगने वाला, वही हमारी क्या कहलाएगी, प्रत्येक एकांक आयतन की दाब ऊर्जा कहलाएगी। जिसको आप देखेंगे हम क्या करेंगे, आयतन का डिवाइड कर ले इसमें वॉल्यूम का, तो P इंटू वी अपॉन वी कर लेंगे। तो P इंटू वी अपॉन वी करेंगे तो V से V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, P बच रहा है। आप देख रहे होंगे P यहाँ पे बच गया। तो ये जो है हमारे पास, इसको हम जो है P को दाब ऊर्जा कहते हैं, किसकी, प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर एनर्जी जो है P से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। ये हमारे पास दाब ऊर्जा निकल जाती है जो सिस्टम के द्वारा प्रेशर उस पर लगाया गया था प्रत्येक आयतन पे। प्रत्येक आयतन पे जो है क्या हो जाएगी, उसकी दाब ऊर्जा जो है उसके अंदर जो होगी वो P होगी। उसी प्रकार से हम देख लें जो काइनेटिक एनर्जी हमने बताया, जब एक गति कर रहा है तो इसकी गतिज ऊर्जा हम देख लें। जो फ्लो कर रहा है पानी, जो इसका हमने बताया, जब हमने वॉल्यूम देख लिया कि इसका वॉल्यूम V है, तो यहाँ पर पाइप के अंदर जैसे पानी फ्लो कर रहा है तो उसका मास कितना हो जाएगा, उसका द्रव्यमान। अगर हम m ले लें, m द्रव्यमान जो है क्या कर रहा है, यहाँ पर हम उसकी वेलोसिटी हम v ले लें कि v वेग से गति कर रहा है द्रव्यमान। तो जो m द्रव्यमान का द्रव है वो किस वेग से, जब हमने फोर्स लगाया उस पर प्रेशर दिया तो वो जो है गति करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हम क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा निकालेंगे। तो वहां पर हम देखेंगे गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर m इंटू वी स्क्वायर। आप जानते हैं सभी। तो यहाँ पर जो है अगर v वेग से जो है फ्लो कर रहा हो, तो हमारे पास अगर हम इस क्रॉस सेक्शन एरिया में हम माने कि v वेग से फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर हम उसका मास जो m लिया, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, यानी 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगी। हम क्या करेंगे, प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा निकालेंगे। प्रति एकांक आयतन यानी एक अंक आयतन में हमने दाब ऊर्जा निकाल ली, P निकला। प्रति एकांक आयतन पे हम क्या निकाले, गतिज ऊर्जा निकाले, काइनेटिक एनर्जी निकाले। तो प्रति एकांक आयतन यानी वॉल्यूम का हम डिवाइड कर लेंगे गतिज ऊर्जा में, हाफ mv स्क्वायर अपॉन में v का डिवाइड हम कर लें तो अपॉन v हो जाएगा। m अपॉन v को हम एक साथ लिख लेते हैं, बराबर हो जाएगा 1/2 m अपॉन v इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 m अपॉन v, v जो कैपिटल V है ये वॉल्यूम है, स्मॉल v हमारा वेलोसिटी, आपको ध्यान रखना है। हमने इसको v कैपिटल V से वॉल्यूम को दिखा रखा है आयतन को, और स्मॉल v को हमने इसको स्पीड दिखा रखी है
वेलोसिटी दिखा रखी वी, तो हाफ एम 1/2 एम अपॉन वी इंटू वी स्क्वायर। एम अपॉन वी आप समझ रहे हैं, एम अपॉन वी जो होता है यानी द्रव्यमान बटा आयतन, आप समझ पा रहे हैं। मास अपॉन वॉल्यूम हमने पढ़ा है, द्रव्यमान बटा आयतन जो बराबर क्या होता है रो के, आप जान रहे हैं, क्योंकि द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा के घनत्व, तो आप जानते हैं द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा के घनत्व होता है, तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा द्रव्यमान बटा आयतन, डेंसिटी बराबर हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। तो एम अपॉन वी की जगह हम क्या ले लेंगे, रो ले लेंगे। तो इस जो आप देखेंगे तो तब इसको हम लिख सकते हैं हाफ रो वी स्क्वायर। तो हमारे पास एकांक आयतन की जो गतिज ऊर्जा आती है उसका सूत्र आता है हाफ रो वी स्क्वायर। ये हमारे पास जो है आपने इसको ध्यान रखना है कि जो एकांक आयतन की जो गतिज ऊर्जा आ जाएगी हाफ रो वी स्क्वायर आ जाएगी। इस चीज को आप समझ पा रहे हैं। एम अपॉन वी में हमने जो बताया वी जो वॉल्यूम है वो जो है एम अपॉन वी हमारे पास डेंसिटी हो जाता है, तो एम अपॉन वी इंटू वी स्क्वायर हमने किया, तो एम अपॉन वी यानी जो हमारे पास रो आ जाएगा, और हाफ रो वी स्क्वायर हमारे पास एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा होती है जो फ्लो कर रहा है, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी प्रकार से हम उसकी जो तीसरी एनर्जी बताई थी हमने स्थिति ऊर्जा जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी हमें अगर पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर अगर m द्रव्यमान जो द्रव्यमान का पिंड जो है द्रव बह रहा है, तो हमें पता है कि h हाइट पर अगर बह रहा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है mgh, सभी जानते हैं इसको। mgh जो है उसकी क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो उसमें h हाइट पर जो है द्रव फ्लो कर रहा है तो उसकी एनर्जी हो जाएगी mgh। तो mgh उसकी स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। हमें जो है पर एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा देख लें, एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, हम जो है mgh में क्या कर देंगे v का डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम का डिवाइड कर दें, mgh अपॉन v हो जाएगा। m अपॉन v फिर से हम जो है m अपॉन v को ब्रैकेट में ले लें इंटू gh ऐसे रहेगा, m अपॉन v फिर से दोबारा मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा डेंसिटी हो जाएगा, यानी रो से प्रदर्शित करेंगे तो रो gh, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम रो gh। तो ये एनर्जी जो है हमारे पास किसी प्रवाहित द्रव यानी जो द्रव बह रहा है यानी फ्लूइड जो फ्लोइंग कर रहा है लिक्विड, उसके अंदर एनर्जी होती है दाब ऊर्जा जिसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं, गतिज ऊर्जा हाफ रो वी स्क्वायर 1/2 रो वी स्क्वायर, और जो हमारे पास रो जी आती है हमारे पास जो है आती है ये पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो इस प्रकार से ये तीन एनर्जी जो है उसके अंदर होती है। हमने बताया और एनर्जी जो है घर्षण वाली जो बल है उसकी वजह से जो है क्या हो जाता है, जो हमने बताया जो अश्यान द्रव होता है उसमें जो है ये शून्य श्यानता वाला जिसको हमने कहा उसमें ये वाला बल कार्य नहीं करता, इसलिए कंडीशन भी रखी गई है जो लिक्विड है द्रव है वो कैसा होना चाहिए, आदर्श द्रव होना चाहिए, आइडियल लिक्विड होना चाहिए। तो उसके बाद हम बर्नौली प्रमेय को इस एनर्जी के हिसाब से जो हमारे पास जो द्रव के अंदर एनर्जी होती है उस पे रिलेटेड हमारे पास जो बर्नौली थ्योरम उसको हम समझें। तो स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे आज के वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है उसके एप्लीकेशन भी आती हैं, उस पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी है, तो उसको हम जानें जिसको हम यहाँ कहेंगे बर्नौली की प्रमेय। बर्नौलीज थ्योरम क्या है, बर्नौली की प्रमेय उसका स्टेटमेंट हम देख लें। जब कोई असंपीड्य व अश्यान द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखी प्रवाह में बहता है तो द्रव के उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत रहती है, अर्थात कुल ऊर्जा का मतलब होता है दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा का योग नियत रहता है। ये हमें जो है ये इसका स्टेटमेंट है, ये इसकी कथन है जिसको हमें प्रूफ करना है कि असंपीड्य यानी इनकम्पेरिसिबल और अश्यान द्रव यानी नॉन विस्कस जो क्या होता है जब द्रव जो है फ्लो करता है और फ्लो करने पर उसके किसी बिंदु पर अगर हम देख लें उस जो पाइप है उसके किसी बिंदु पर हम कहेंगे कि जो किसी बिंदु पर हम कहते हैं कि प्रत्येकांक आयतन की जो कुल ऊर्जा है उसके अंदर जो ऊर्जा निहित होती है जिसको हमने बताया था, जो हम एकांक आयतन की दाब ऊर्जा लेते हैं, गति ऊर्जा लेते हैं, स्थिति ऊर्जा का योग हमेशा क्या रहेगा नियत रहेगा। तो उसको हम जो जाने तो दाब ऊर्जा को हमने पी से दिखाया था एकांक आयतन की, और गति ऊर्जा को हमने एकांक आयतन की हाफ रो वी स्क्वायर से दिखाया था और स्थिति ऊर्जा को रो जी एच से दिखाया था। इनका योग क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो हम कहेंगे P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी नियतांक होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इन तीनों ऊर्जाओं का योग क्या रहता है नियत रहता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बर्नौली की प्रमेय है, बर्नौली थ्योरम है, वो जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी जो है ऊर्जा संरक्षण नियम पे आधारित है। तो ऊर्जा संरक्षण नियम को बताती है कि एनर्जी हमेशा क्या रहेगी संरक्षित रहेगी, ऊर्जा संरक्षित रहती है। यहाँ पर आप देखेंगे P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर यानी जो हमारे पास गति एकांक आयतन की गति ऊर्जा है
और रो जी एच, अगर हमारे पास जो वाटर है फ्लो कर रहा है ग्राउंड लेवल में फ्लो कर रहा है तो एच तो हमारा जीरो हो जाएगा। तो वहां पर हम स्थितिज ऊर्जा को रहने दें, तो छोड़ दें, तो स्थितिज ऊर्जा पे प्रभाव नहीं डालती। हमारे पास मेन जो इसका देखें, हमारे पास जो होता है वो जो है प्रेशर, दाब ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास होती है हाफ रो वी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो उसकी जो प्रेशर है वो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको आपने ध्यान रखना है कि जो ये जो हमेशा क्या रहता है, एक संरक्षण का मतलब ये होता है कि अगर एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान उसी अनुपात में घट जाएगा, लेकिन वो हमेशा उनका योग यानी जो सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उतना ही रहने वाला, चेंज नहीं होगा। तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, अगर हमारे ग्राउंड लेवल पे फ्लो करा तो H का मान हम जीरो भी ले सकते हैं, तो रो जी एच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इन तीनों का योग क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। V का मान बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, आप समझ रहे हैं कि V का मान ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी यानी गति ऊर्जा बढ़ेगी, और जब गति ऊर्जा बढ़ेगी तो उसका प्रेशर जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसको आप इस तरीके से समझें। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो पेपर हमने यहाँ पे दिखा रखे हैं, इन पेपरों को आप ध्यान से देखें, दोनों पैरेलल हैं। अगर हम इन दोनों के बीच में मैं फूंक मारता हूं तो क्या होगा, आप देखें, देख पा रहे हैं कुछ? आप वीडियो को पॉज करके आप ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है ये। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जैसी मैंने इन दोनों परतों के बीच में जो हमारे पेपर थे इनके बीच में मैंने जो है फूंक मारा, तो फूंक मारने से जो क्या हुआ, इनकी जो बीच में जो हमारे पास जो एयर थी, उस एयर के जो पार्टिकल थे वो क्या हो गए, मोशन में आए और उनकी स्पीड बढ़ गई, वेग अधिक हो गया, बीच का वेग अधिक हो गया। तो बीच का वेग क्या होना, बीच का वेग अधिक होने से यहाँ पर क्या हो गया, उनका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमने बताया अंदर का प्रेशर, इन दोनों के बीच का जो प्रेशर है वो कम हो गया। जो हमारे इन दोनों के बाहर की तरफ का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब, जो बाहर का दाब लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जो बाहर से प्रेशर है वो ज्यादा है। अंदर का प्रेशर कम होने से दोनों के दोनों एक तरफ अपनी तरफ एक के साथ एक दूसरी तरफ आ जाते हैं, यानी बाहर का फोर्स अधिक है, जिस वजह से जो है क्या हो गया, वायुमंडलीय दाब की वजह से हमेशा जो है दाब किधर की ओर जाएगा, जिधर अधिक से कम की ओर। अधिक किधर की तरफ था, बाहर की तरफ अधिक था, अंदर की तरफ कम हो गया था फूंक मारने से। अभी तो दूर दूर है, जैसे हम फूंक मारे तब आप देखें कि जो है पास पास आ जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या था, इसको हम समझे कि हमारे पास हमने बताया था कि जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो जो है वेग बढ़ने से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वहां पर क्या हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन हमारी जो बताती है, ये हमारी बर्नौली थ्योरम की वजह से हमें ये जो है बताती है कि वहां पर अगर प्रेशर कम हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से, उसका प्रेशर कम हो जाएगा, जिस वजह से इसके और भी एप्लीकेशन है, जैसे रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे प्लेटफॉर्म पे आपने देखा कि जैसे ट्रेन आती तो बोला जाता है सभी पैसेंजर पीछे हट जाए, नहीं तो अपनी ओर खींच लेती है। इसका कारण क्या है, वही कारण है जब प्रेशर, जब ट्रेन जो है वहां से क्रॉस करेगी तो क्रॉस करने से जो है वहां का वायु के जो वायु के कण है वो क्या हो जाएंगे, बहुत तेजी से गति करेंगे, और वहां पर जो है स्पीड अधिक हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी अधिक होने की वजह से वहां पर प्रेशर कम हो जाएगा, जो पी का मान है वो कम हो जाएगा। दाब कम होने से जो पैसेंजर जो खड़े होंगे उनका पीछे की तरफ का जो दाब वो ज्यादा है, तो जिस वजह से क्या लगेगा, उन पे उधर की ओर धक्का लगेगा, जिधर की ओर प्रेशर कम है। तो इस वजह से जो है कहा जाता है कि जो है सबके सब प्लेटफॉर्म पे पीछे की तरफ खड़ा रहे, ट्रेन की तरफ नजदीक में ना रहे प्लेटफॉर्म के, क्योंकि स्पीड से जब आएगी तो जो है वहां का प्रेशर कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से प्रेशर कम हो जाएगा, और जो है जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पर दाब लगने की उससे रहता है, तो जिससे ट्रेन की चपेट में आने का संभावना रहती है। इसीलिए कहा जाता है पैसेंजर दूर खड़े रहें। इसके और भी बहुत एग्जाम्पल है, टिन शेड का उड़ जाना, जब आंधी तूफान आती है तो आंधी तूफान आने से क्या होता है, वहां पर वायु का वेग ज्यादा हो जाता है, उसके ऊपर जैसे टीन, इस तरीके से टीन के ऊपर वायु बहुत स्पीड से बह रही है, बहुत प्रवाहित हो रही है, वायु का दाब जो है, वायु वेग अधिक है, तो उसका जो वहां पर ऊपर का वेग जो प्रेशर है वो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। V का मान अधिक होने से, काइनेटिक एनर्जी अधिक होने से जो है क्या हो जाएगा, V प्रेशर कम हो जाएगा, ऊपर का प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे का प्रेशर ज्यादा है, तो ये क्या करता था, उसको ऊपर उठा देता है, उड़ा देता है। तो टीन शेड को उड़ाने का कारण ही यही है कि जो है नीचे का दाब जो है अधिक होता है और ऊपर का दाब कम होता है, जिस वजह से उसको हवा में उड़ा देता है। क्योंकि जो है ये बर्नौली थ्योरम की जो है क्या है, एप्लीकेशंस है
हमारे जो एयर विंग्स, एरोप्लेन के विंग्स होते हैं, जो हमारे हवाई जहाज के पंख होते हैं, उनको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, उसमें भी इसी तरीके की होती है। तो बहुत सारे इसके वेंचुरीमीटर है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन आज हम जानेंगे कि बर्नौली प्रमेय क्या है, बर्नौली थ्योरम, उसको हम प्रूव करना सीखेंगे, जिसका स्टेटमेंट था P प्लस रो हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर कांस्टेंट। इसको हम प्रूव करें, तो उसको प्रूफ हम सीखे किस प्रकार से सिद्ध करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने एक पाइप दिखा रखा है जिसमें जो है लिक्विड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो ये सिस्टम के द्वारा एक फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है। यहाँ पर आप देखोगे एक नली जो हमने ट्यूब हमने दिखा रखी है वो ए बी, इसको हम ए बी एक नली ले लें, ए बी नली यहाँ पर आप देख लोगे हमने दिखा रखी है ए बी नली, जिनके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल हम देख लें क्रमशः ये A1 और A2, इनके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल हमने जो है A1 और A2 ले लिया है। यहाँ पे आप देखोगे A1 जो नली है, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब का जो सिरा है, ये आप देख रहे होंगे ये वाला सिरा क्या है, चौड़ा है, ऊपर वाला सिरा क्या है, बी वाला सिरा क्या है, संकीर्ण है यानी बारीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो सीधा सीधा A1 इज ग्रेटर देन A2, A1 का मान अधिक है A2 से। तो यहाँ पर हमने जो संकीर्ण हमने जो दिखा रखा है ए बी एक पाइप, जिसमें यहाँ पर हम इसका जो वेग है उसको हम जो वेग ले लें, हम उसको जो हमने मान लिया इसका वेग V1 है, इस पर वेग जो है V1 है, और वहां पर वेग क्या है V2 है। यहाँ पर हमने जो द्रव का जो वेग है ए सिरे पर हमने ले लिया V1 और बी सिरे पर वेग ले लिया हमने V2। अब आप बता सकते हैं कि किसका वेग कहाँ पर अधिक होगा, A1 A पर अधिक होगा या B पर अधिक होगा। सही कह रहे हैं, तो B जो हमने बताया संकीर्ण, तो जो हमारे पास जो बिल्कुल जो है बारीक छिद्र है, वहां पर हमने जो अविरतता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बताया था, वहां पर जहां पर जो क्षेत्रफल जहां पे कम होगा वहां पर वेग अधिक होगा। तो यानी A2 का मान जो है क्या है, कम है A1 से, तो हम कहेंगे V2 का मान क्या होगा, V1 से अधिक होगा। तो V1 इज लेस देन V2, यानी यहाँ पर जो है ए पर जो है इसका जो वेग होगा वो कम हो जाएगा V1 का मान, और V2 का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसको भी आपने ध्यान रखना कि V1 इज ग्रेटर देन V2। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, सॉरी V1 इज लेस देन V2, यानी V2 का मान क्या है, V1 से अधिक है। ये हम कंटिन्यूटी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से बता चुके हैं। तो यहाँ पर हमने जो है हमने बताया कि जो द्रव जो हमने लिया, जिसको फ्लूइड हमने लिया, उसकी जो डेंसिटी और रो है वो चेंज नहीं होने वाली, वो जो है फ्लो कर रहा है, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। हमने बताया इनकम्पेरिसिबल है, जो हमारे पास हमने बताया असंपीड्य, यानी उसको दबाने पर उसके आयतन या वॉल्यूम यानी उसकी डेंसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिस्टम जो है काम कर रहा है, और इस सिस्टम के द्वारा जो है पानी जो द्रव है वो जो है फ्लो कर रहा है ऊपर की ओर। तो फ्लो कर रहा है, यानी आप देखेंगे यहाँ पर अगर प्रेशर P1 है और ऊपर प्रेशर P2 है, तो यहाँ पे आप समझेंगे कि जो है P1 ज्यादा है, P2 कम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रेशर जो है क्या होगा, P1, क्योंकि पानी का जो प्रेशर है यहाँ पर हमने जो ए पर लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ए पर, वहां पर हमने प्रेशर P1 लिया, बी पर हमने इसका प्रेशर P2 लिया। स्वतः ही आप समझ रहे हैं कि जो प्रेशर यानी पानी जो फ्लो कर रहा है वो ए से बी की ओर फ्लो कर रहा है, ए से बी की ओर पानी फ्लो कर रहा है। तो जो हमारे पास आप देख रहे होंगे जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड जो नहीं जो द्रव आप देख रहे हो फ्लो कर रहा है, द्रव जो है क्या कर रहा है, ए से बी की ओर फ्लो कर रहा है। तो ए से बी की ओर फ्लो कर रहा है, तो हम कहेंगे P1 का मान जो हमेशा पता है कि जो प्रेशर जिधर क्या होता है अधिक से कम की ओर हमेशा जो है फ्लो करेगा, प्रेशर अधिक किधर है, P1 अधिक होगा, P2 का मान कम होगा, इसीलिए जो है फ्लो कर रहा है फ्लूइड ऊपर की ओर। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 का मान अधिक है। तो P1 का मान अधिक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हमने माना कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले बताया था कि हमने जो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर पाइप का जो है ए लिया, ए से जो फ्लो कर रहा है फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है, डेल्टा टी समय में हम देख लेंगे कि जो है कितने उसके जो मॉलिक्यूल हमने बताया पार्टिकल से जो क्या है ए सिरे पर है वो माना कहाँ पहुंच जाते हैं, ए डैश पर पहुंच जाते हैं। अगर हम इस तरीके से जैसे मैंने एक्स डैश पे बताया था, तो डेल्टा टी समय में वो कितनी दूरी तय कर लेते हैं, हमने बताया कि जो कितनी दूरी तय कर लेते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया कि जो है ए से कहाँ पहुंच जाते हैं, ए डैश पर पहुंच जाते हैं। तो ए से ए डैश तक पहुंचने में अब वो उनकी वेलोसिटी क्या है, V1 है। तो V1 दूरी जो है डेल्टा टी समय में कर रहे हैं, तो हमारे पास जो दूरी आ जाएगी, हम उस डिस्टेंस को हम निकाल रहे हैं V1 इंटू डेल्टा टी। मैं पहले ही बता दूंगा आपको कि जो है जो हम निकालेंगे दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी बराबर चाल गुणा के समय, दूरी बराबर चाल गुणा के समय, चाल हमारी V1 है, समय कितना डेल्टा टी। तो डेल टी V1 इंटू डेल टी हमने जो किया
ये हमारे पास क्या निकल जाएगी, उसकी डिस्टेंस निकल जाएगी डेल्टा टी समय में ए सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव के द्वारा जो चली गई दूरी है। तो डेल्टा टी समय में हम कहेंगे डेल्टा टी समय में v1 वेग से ए सिरे में प्रवेश करने वाले द्रव द्वारा चली गई दूरी, तो जो द्रव द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी v1 इंटू डेल्टा टी। ये मैंने बता दिया, चाल बराबर जो दूरी बराबर चाल गुणा गया समय, डिस्टेंस जो हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी वो वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगी, वेलोसिटी v1 है, टाइम डेल्टा टी है। तो इतनी दूरी तय कर लेगा उस पाइप में डेल्टा टी समय में सिरे ए से जो है प्रवेश करने वाले द्रव पर जो बल लग रहा है, वहां पर हम बताएंगे जो प्रेशर P1 जो लग रहा था उसके कारण जो फोर्स लगेगा वो वहां पर उस सिस्टम के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स हम देख लें, F जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलेंगे फोर्स बराबर P बराबर F अपॉन ए से, तो F बराबर P इंटू ए हो जाएगा। तो P की जगह क्या आ जाएगा P1, ए की जगह क्या आ जाएगा A1, तो P1 इंटू A1 जो है इतना बल ए सिरे पर लगने वाले द्रव पर हो जाएगा, इतना बल लगेगा उस पर P1 इंटू A1, ये हमारा बल निकाल दिया हमने। तो हम कहेंगे कि जो सिस्टम यानी जो उसको कर रहा है द्रव द्वारा किया गया कार्य हम देख लें, तो हम कहेंगे डेल्टा टी समय में सिरे ए पर प्रवेश करने वाले द्रव पर जो द्रव पर जो कार्य हो रहा है, द्रव पर कितना कार्य किया सिस्टम ने, तो सिस्टम ने कार्य किया वहां पर आप समझेंगे कि सिस्टम माने जो है जो सिस्टम के द्वारा कार्य हो रहा है, द्रव पर कार्य हो रहा है, द्रव को जो धकेला जा रहा है वो ऊपर की तरफ जो प्रेशर उस पर लग रहा है, उस प्रेशर के कारण उस पर फोर्स लगा, फोर्स के कारण उस पर डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस और फोर्स के कारण यानी क्या हो जाएगा वर्क होगा, कार्य होगा। उस कार्य को हम देख लें कि जो सिस्टम के द्वारा जो कार्य किया गया यानी हम कहेंगे द्रव पर जो कार्य किया गया सिरे ए पर जो डेल्टा टी समय वो कार्य हम बोलेंगे क्या हो जाएगा बल गुणा गया दूरी से। तो जब हम कार्य देख लें कार्य बराबर क्या हो जाएगा बल गुणा गया दूरी यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस, बल हमारे पास हमने निकाला P1 इंटू A1, तो P1 इंटू A1 हमारे पास जो है डिस्टेंस हमने क्या निकाला था V1 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर हम कहेंगे P1 इंटू A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा टी, ये हमारे पास ये जो है बल द्रव पर किया गया कार्य हमारे पास निकला P1 इंटू A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा टी। ये आप इसको समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से निकल रहा है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि जो है हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो एक्स सिरे ए यानी जो ए सिरे पर जो प्रवेश करने वाला द्रव है उसके उस पर कितना कार्य किया गया, वो कार्य हमारे पास फोर्स इंटू डिस्टेंस हो जाएगा। फोर्स हमने प्रेशर से निकाल दिया था P इंटू ए से, P इंटू ए से हमने जो है फोर्स निकाल दिया, P की जगह P1 हो जाएगा ए पर और ए की जगह A1 हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन A1 है ए सिरे पर। तो यहाँ पर हम जो फोर्स ले लेंगे P1 इंटू A1 और जो डिस्टेंस ट्रेवल की थी फ्लूइड ने जो है V1 इंटू डेल्टा टी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा वर्क डन निकल जाएगा। किया गया कार्य जो है द्रव पर किया गया कार्य हमारे पास इस तरीके से होगा। बी सिरे से आप देख लें निकलने वाले द्रव, तो जो बी सिरे से निकल रहा होगा द्रव, तो बी सिरे से आप देखेंगे जो बी सिरे से जो द्रव निकल रहा होगा उस पर जो बल है वो होगा P2A2, उसको भी समझ रहे हैं आप, वहां पर जो बल लगेगा वो P2A2 के विरुद्ध जो है अब कार्य होगा। तो आप देखेंगे P2A2 जो बल लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, अंदर की ओर जो है P2A2 फोर्स लगेगा। और जो विस्थापन हो रहा है क्योंकि जो है सिस्टम तो उसको दाबांतर के कारण जो प्रेशर लग रहा है वो ऊपर क्यों लग रहा है, तो प्रेशर तो जो है ऊपर क्यों लग रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो उसको जो धकेलने का काम कर रहा है, लेकिन फोर्स जो लग रहा है वो उसके विरुद्ध लग रहा है। F2 जो हम फोर्स देखेंगे, F जो फोर्स लग रहा होगा P2 इंटू A2, इस चीज को आप समझ पा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं जो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A2 है और वहां पर जो प्रेशर है वो P2 है, तो P2 इंटू A2 जो है फोर्स लगेगा वो क्या करेगा उसका जो है इनर्शिया, उसका जो विरोध करेगा, उसका जो कार्य हो रहा है उसको जो धकेल रहा है उसका क्या करेगा विरोध करेगा। और डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर होगा, पानी जो द्रव फ्लो कर रहा है वो आगे की तरफ फ्लो कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है किसके फोर्स के। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो वर्क होगा वो नेगेटिव यहाँ पे हम लेंगे, इस चीज को ध्यान रखना है। तो जहाँ पे हम वर्क बराबर यहाँ पे हम देख ले जो किया गया कार्य हो जाएगा, तो हम कहेंगे जो द्रव पर किया गया कार्य यानी जो द्रव द्वारा किया गया कार्य होगा, तो हम कहेंगे जो डेल्टा टी समय में सिरे बी पर निकलने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य जो द्रव द्वारा कार्य किया जाएगा, क्योंकि सिस्टम ने तो जो कार्य किया था उसके द्वारा अब जो द्रव द्वारा कार्य किया गया जो द्रव उसको जो है धकेल रहा है आगे की तरफ, जो प्रेशर दे रहा है उसकी वजह से जो है सिस्टम में जो है फ्लो कर रहा है आगे की तरफ,
तो द्रव द्वारा जो कार्य किया गया है, जो विरुद्ध हो रहा है, फोर्स के अपोजिट हो रहा है, अपोज हो रहा है, तो जो अपोज कर रहा है तो उसी को जो है क्या कर रहा है, आगे की तरफ धकेल रहा है। तो जो किया गया कार्य हो जाएगा, वहां पर हमारे पास आ जाएगा P2, वही बल गुणा गया दूरी से हम देख लें तो बल कितना, फोर्स कितना हो रहा है, P2 इंटू A2 हमने बताया फोर्स हो रहा है, डिस्टेंस वही कितनी दूरी तय कर लेगा, V2 इंटू डेल्टा टी। आप इस चीज को समझ रहे हैं। जो सिरे बी पर जो है हम देखें, जो हमारे पास जो इसका सिरा है, जिसका जो हमारे पास है, यहाँ पे हम देखें इस क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका हमने A2 ले रखा है, वहां पर जो V2 एक से जो फ्लो कर रहा है फ्लूइड, वो जो है डेल्टा टी समय में कितनी डिस्टेंस तय कर लेगा, V2 इंटू डेल्टा टी। V2 इंटू डेल्टा टी डिस्प्लेसमेंट तय कर लेगा, तो हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर ले तो वर्क डन हमारे पास निकल जाएगा, कार्य निकल जाएगा। तो द्रव द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, W2 हम इसको ले लें, तो वहां पर हमने पहला वाला कार्य हम W1 ले लें, इस वाले कार्य को हम W2 ले लें, तो जो W2 बराबर हो जाएगा P2 इंटू A2 इंटू V2 इंटू डेल्टा टी। इसको समझ पा रहे हैं आप। तो यहाँ पर हमने जो बताया, जो कार्य W2 हो जाएगा बल गुणा गया दूरी से, बल गुणा गया दूरी से, वो हमारे पास आएगा P2 इंटू A2 इंटू V2 इंटू डेल टी। ये हमारे पास जो कार्य हो जाएगा, ये हमारे पास कार्य ये हमारे पास आ जाएगा। तो द्रव पर क्या गया, जो नेट कार्य, जो द्रव पर हम जो फ्लूइड पर नेट फोर्स, नेट वर्क हो रहा है, उसको हम देख ले तो W बराबर क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 करेंगे तो W बराबर W1 प्लस W2, क्योंकि W2 हमने बताया क्या है, नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव, क्योंकि जो हमारे पास वो जो है फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन अपोज कर रही है, तो वर्क भी जो है विरुद्ध उसके कार्य कर रहा है, तो उसको हम क्या ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, W1 माइनस W2। इसको समझेंगे आप, ध्यान रखेंगे। ये जो है माइनस में क्यों लिया, क्योंकि जो है वो उसके विरुद्ध कार्य कर रहा है, बल जो है फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, जो उसको जो है धकेला आगे की तरफ जा रहा है, जो सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, यानी डिस्टेंस जो है जो फ्लो कर रहा है वो डिस्टेंस आगे की तरफ बढ़ रही है, और फोर्स अपोजिट है तो माइनस में हो जाएगा वर्क। तो तब हम W1 माइनस W2 करेंगे। W1 की वैल्यू यहाँ पे हम देख लें, P1 A इंटू A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा टी माइनस P2, हम जो है किसकी वैल्यू रख लें, यहाँ पे हम जो है W2 की वैल्यू रख लें, P2 इंटू A2 इंटू V2 इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर हमने जो है, यहाँ पर हमने जो है रख ली इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से हमने बताया था A1 V1 बराबर क्या होता है, A2 V2। तो A1 V1 बराबर A2 V2। यहाँ पर हम देख लें, हम जो हमने पाइप दिखाया था, उस पाइप में हमने बताया ये डेल्टा टी समय में जो है A से A डैश आ गया था और B से B डैश चला गया था। A से A डैश के जो वॉल्यूम है उसको हम देख लें, उस आयतन को अगर हम डेल्टा V दिखा लें तो वो डेल्टा V कितना हो जाएगा, हम आयतन के बारे में बता चुके हैं पहले। आयतन जो हम जो निकालेंगे एक छोटे से खंड के लिए, जो हम क्या ले लेंगे, उसको जो सिलेंडर मानेंगे, उस सिलेंडर का जो है क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और लेंथ उसकी V1 इंटू डेल्टा टी है। तो A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा टी, A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा टी, पाई आर स्क्वायर मैंने पहले बता चुका हूँ उसको। तो हमारा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। उतना द्रव जो है उसका जो है A और A डैश के बीच का जो द्रव का आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा टी होगा। और उस छोटे से खंड के लिए हम आयतन को अगर हम डेल्टा V ले लें, तो यहाँ पर आप देखेंगे अवृत्ता का सिद्धांत से A2 V2, यहाँ पर भी वही आएगा A2 V2 इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया के द्वारा जो वॉल्यूम होगा वो जो है क्या होगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। A1 इंटू V1 बराबर A2 इंटू V2, डेल्टा टी समय तो बराबर है ही दोनों में। तो यहाँ पे हम कहेंगे A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा टी को हम क्या ले लेंगे, डेल्टा V ले लेंगे। तो डेल्टा V हमारे पास जो आयतन में चेंज हुआ था, चेंज ऑफ वॉल्यूम, जो जितना वॉल्यूम आगे वो बढ़ गया था, जो फ्लूइड आगे बढ़ा था, वो डेल्टा V हो जाएगा। इसी प्रकार से A2 V2 इंटू डेल्टा टी को भी हम क्या ले लेंगे, A2 इंटू V2 इंटू डेल्टा टी को भी हम डेल्टा V ले लें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हम जो हमने बताया कि जो ये हो जाएगा P1 इंटू डेल्टा V माइनस P2 इंटू डेल्टा V। डेल्टा V दोनों में कॉमन ले लें, डेल V को हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, P1 माइनस P2 इंटू डेल V। इसको आप समझ पा रहे हैं। P1 माइनस P2 हमारे पास क्या हो जाएगा, दाबांतर हो जाएगा, दाब में अंतर, यानी P1 का मान अधिक था, P2 से हम बता चुके हैं नीचे P1 अधिक था, इसलिए P1 माइनस P2 आया। तो P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V। डेल्टा V क्या है, वॉल्यूम, उतने एरिया का वॉल्यूम जो है द्रव का फ्लूइड का जो है वॉल्यूम था A डैश के बीच का वॉल्यूम। उस वॉल्यूम को हम निकाल लें, क्या बताया था उसका डेंसिटी क्या है, रो है,
और मास क्या है, m है, तो m हमने जो वॉल्यूम लिया था, वॉल्यूम हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व से, या जो है मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास अपॉन डेंसिटी m जो हमने बताया था कि जो m बराबर क्या होता है, डेल वी इंटू रो, तो जो है डेल वी बराबर हम क्या कहेंगे, रो को अपॉन में ले जाए m के, तो डेल्टा वी बराबर हम क्या रख सकते हैं, m अपॉन रो। तो तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 इंटू एम अपॉन रो। समझ पा रहे हैं, डेल्टा वी को हमने एम अपॉन रो क्यों लिखा, जो वो आयतन था, छोटा सा आयतन जो परिवर्तन वहां पर हुआ था उस आयतन में, उसका जो मास हमने बताया एम है, उसका घनत्व वहां पे रो है, वो रो चेंज नहीं होगा कहीं पर भी, हमेशा डेंसिटी सेम रहेगी फ्लूइड की। तो जो हमारे पास लिक्विड है उसका रो डेंसिटी है, तो वहां पे मास एम है, तो एम अपॉन रो जो है डेल्टा वी की जगह आ जाएगा। तब हमने निकाला P1 माइनस P2 इंटू एम अपॉन रो। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। तो ये हमने जो है वर्क निकाल लिया, कितना वर्क जो है सिस्टम के द्वारा किया गया, नेट कार्य हमने दिखा लिया। अब ये नेट कार्य जो है इस सिस्टम के द्वारा फ्लूइड पे किया गया। अब ये फ्लूइड जो है क्या करेगा, जो ये फ्लूइड के अंदर जो एनर्जी जो ये जो कार्य होगा, ये जो है क्या होगा, ये उसको जो है दो चीजों में जो है इसकी जो होगा वो रिलीज हो जाएगी। यानी दो ये जो कार्य होगा, ये जो है हमें पता है कि जो हम कहेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ी है, वर्क एनर्जी थ्योरम में यही है कि जो कार्य किया है वो जो ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, इसको जो है फ्लो कराने में क्या हो जाएगी, खर्च हो जाएगी, यानी व्यय हो जाएगी। तो वो एनर्जी हमारे पास लूज हो जा रही है, वो लूज एनर्जी जो है हमारे पास, हम देख लें कौन कौन सी है। वहां पर हम देखेंगे कि जो ये कार्य किया है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो जो है यहाँ पर आप देखेंगे जो फ्लो कर रहा था वाटर, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जो हमारे पास गतिज ऊर्जा है उसमें वृद्धि हो रही है। क्यों हो रही है वृद्धि, यहाँ पर आप देखेंगे जो ऊपर की वेलोसिटी है v1 v2 और नीचे की वेलोसिटी v1 है, v2 का मान अधिक है v1 से, तो यहाँ पे आप देखोगे गतिज ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ जाने में क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। वहां पर जो है v2 अधिक है, तो वहां पे जो है काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो वहां पर हम क्या कहेंगे, वहां पर जो है गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। तो कितनी वृद्धि हुई, वो वृद्धि हम देख लें, क्रॉस सेक्शन जो एरिया हमने ए और बी पाइप लिया, इस ए से बी के बीच में जो है गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगी, उस वृद्धि को हम देख लें। गतिज ऊर्जा में वृद्धि हम कहेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गतिज ऊर्जा होती है हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो ऊपर वाले यहाँ पर आप देखेंगे जो ए सिरे पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ एम वी वन स्क्वायर हो जाएगी, और बी सिरे पर जो गतिज ऊर्जा होगी हाफ एम वी टू स्क्वायर हो जाएगी, 1/2 यानी 1/2 एम वी टू स्क्वायर हो जाएगी बी सिरे पर, और ए सिरे पर 1/2 एम वी वन स्क्वायर हो जाएगी। वृद्धि कितनी हो जाएगी, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कितने चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी में, क्या करेंगे, ऊपर वाले बी सिरे वाली काइनेटिक एनर्जी को ए सिरे वाली काइनेटिक एनर्जी से माइनस कर लेंगे, तो उतनी क्या हो जाएगी, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो आप इसको समझ रहे, जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा वो हो जाएगा 1/2 एम वी टू स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी वन स्क्वायर, क्योंकि वी टू इज ग्रेटर देन वी वन। तो इतना जो है चेंज किस में होगा, काइनेटिक एनर्जी में होगा, और ये किसकी वजह से होगा, जो कार्य किया गया था। अभी हम उसी को समझेंगे। तो वो कार्य जो है इन दो चीजों में हो रहा है, एक तो गति प्रदान करने में, दूसरा स्थितिज ऊर्जा में। तो स्थितिज ऊर्जा में इसकी देख लें पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हमने जो पाइप लिखा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्राउंड से देख रहे होंगे, इसकी जो हाइट दिखा रखी है, इस ए सिरे की हमने h1 दिखा रखी है, और बी सिरे की हमने h2 दिखा रखी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्राउंड से जो है हमने इसका डायग्राम भी आपको जानना है किस तरीके से हमें बनाना। तो ये जो हमने ट्यूब दिखा रखी है, अनुप्रस्थ परिच्छेद दिखा रखी है, जिस ए बी, उसकी ग्राउंड लेवल से हाइट ए सिरे की h1 और बी सिरे की क्या है, h2 है। ए सिरे से h1, बी सिरे से h2 है। तो यहाँ पे आप देखोगे जिसकी हाइट अधिक होगी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, स्वाभाविक ही है। तो यहाँ पे h2 यानी बी सिरे पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और ए सिरे पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, इसको भी आप समझेंगे। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये आप जानते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, mgh। तो हम क्या देखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो हम पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन देख लें, तो हम क्या करेंगे, स्थितिज ऊर्जा को आप ध्यान रखेंगे माइनस, हम क्या करेंगे वहां पर, अगर हम जो है, अगर हम इन दोनों को जो है क्या करेंगे, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा और वहां पर स्थितिज ऊर्जा हम चेंज में क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। इसमें से इसको माइनस करो या उसमें से अगर माइनस में आएगा तो हम क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा में कमी हुई है, और अगर प्लस में आ जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हुई है। तो स्वाभाविक सी चीज है, प्लस माइनस में आप ध्यान नहीं देंगे। अगर आप माइनस में आ जाएगा, हम जो है माइनस
ऊपर वाले को अगर नीचे वाले से माइनस करके अगर वैल्यू माइनस में आती है तो उसका कहेंगे हम स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है, और जो है अगर माइनस करने पर अगर जो है पॉजिटिव आ जाता है उसकी वैल्यू तो हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो ए सिरे पर और बी सिरे पर हम जो है स्थितिज ऊर्जा यानी देख लें, ए पर हमारी mgh1 हो जाएगी, बी पर mgh2 हो जाएगी। चेंज इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास आ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हो जाएगा यानी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि देख लें mgh2 माइनस mgh1। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? mgh2 में से हमने mgh1 को घटा देना, ये हमारी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा। तो द्रव की नेट ऊर्जा में वृद्धि हम देख लें कि हमने बताया काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि हुई, इंक्रीज हुई काइनेटिक एनर्जी, और जो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हुई। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ और काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ उसको हम ऐड कर लेंगे, तो कुल ऊर्जा में जो वृद्धि हुई हम कहेंगे द्रव की नेट जो कुल ऊर्जा में वृद्धि जो हम देख लें, तो हम क्या करेंगे काइनेटिक एनर्जी को हम क्या करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के साथ ऐड कर लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई थी 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 v1 स्क्वायर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस mgh2 माइनस mgh1 चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो वृद्धि हुई है ये गतिज ऊर्जा में जो स्थितिज ऊर्जा जो नेट वृद्धि हुई है ऊर्जा में, वो किसकी वजह से हुई? कार्य की वजह से हुई। तो हम कहेंगे जो ये जो किया गया कार्य है, जो द्रव पर किया गया कार्य है, वो क्या हो जाएगा ऊर्जा में नेट ऊर्जा में वृद्धि के बराबर हो जाएगा, यानी इक्वल हो जाएगी दोनों, क्योंकि जो किया गया कार्य है उसी की वजह से ऊर्जा में वृद्धि हुई। जो फ्लूइड है उसके अंदर की जो एनर्जी है उसमें जो चेंज हुआ वो किसकी वजह से हुआ? वो कार्य की वजह से हुआ, जो कार्य जो है सिस्टम के द्वारा किया गया था, यानी द्रव फ्लूइड के द्वारा किया गया था। तो फ्लूइड पर जो फोर्स लगा था उसकी वजह से जो कार्य हुआ, तो वो फोर्स के कारण हमारे पास जो कार्य हुआ वही क्या किसके बराबर हो जाएगा? उसकी नेट वृद्धि एनर्जी में जो वृद्धि हुई ऊर्जा में वृद्धि के बराबर हो जाएगी। तो ये हमने जो है क्या कर लेना, जो हमने इसको इक्वेशन सेकंड कर लेना, जो हमने निकाला हाफ एम v1 v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर एक ब्रैकेट में प्लस mgh2 माइनस mgh1 ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में, इसको हमने इक्वेशन सेकंड कर लिया। तो हम दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर लेंगे, क्योंकि जो कार्य है उसी के कारण वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे P1 माइनस P2 इंटू एम अपॉन रो, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट निकली थी P1 माइनस P2 इंटू एम अपॉन रो इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर, इसको आप समझ पा रहे हैं, प्लस mgh2 माइनस mgh1। तो यहाँ पर आप इस इक्वेशन में देख रहे m से अगर हम डिवाइड कर ले दोनों तरफ से, तो लेफ्ट साइड में राइट साइड में m सभी में कैंसिल हो जा रहा है, इसको हम कैंसिल आउट कर लें। और अपॉन में आप देख लेंगे रो बचा हुआ है अभी P1 माइनस P2 के अपॉन में रो बच रहा है, उस रो को हम क्या कर लें इन सब इक्वेशन में क्या कर लें मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा रो का, तो आप तब देखेंगे P1 माइनस P2 इक्वल टू बच जाएगा 1/2 रो v1 स्क्वायर माइनस 1/2 रो सॉरी 1 बाय ये आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे P1 माइनस P2 बराबर हो जाएगा 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस mg के साथ भी हम क्या करेंगे रो जो m तो कैंसिल हो गया था, रो का गुणा हम यहाँ पे h के साथ कर लें, तो ये हो जाएगा रो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रो जी h2 माइनस रो जी h1। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे तो थोड़ा सा हम और तरीके से देख लें। यहाँ पे हम क्या करेंगे mgh1 हमारा m तो कैंसिल हो गया था, जो gh2 माइनस h1 बचा, g को हम अंदर इंटू कर लें, तो यहाँ पे हमारे पास gh2 माइनस gh1 हो जाएगा। इस चीज को आप समझ पा रहे हैं? gh2 माइनस gh1 हुआ। अब यहाँ से जो रो आया उसका हम रो का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो रो gh2 माइनस रो gh1 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए? रो gh2 माइनस रो gh1 हुआ। यहाँ पे हमने क्या किया 1/2 m तो कैंसिल हो चुका था, तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर 1/2 v1 स्क्वायर है, तो इसके साथ में हम रो का इंटू कर लेंगे, तो रो का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 बराबर हो जाएगा हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो गया था रो जी h2 माइनस रो जी h1। 1 वालों को एक तरफ कर लेते हैं सिस्टम में और 2 वालों को एक तरफ ले लें, तो यहाँ पे आप देखेंगे P1 अपनी जगह पे रहेगा। यहाँ से हम क्या कर लेंगे माइनस 1/v1 1 रो v1 स्क्वायर को उधर ले जाए तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस रो जी h1 को उधर ले जाए तो भी प्लस का हो जाएगा। और तब देख लें क्या बच रहा है इक्वेशन, यहाँ पे आ जाएगी P1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? तो ये बच रहा है P1 प्लस
1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। क्लियर हो पा रहा है आपको? तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है दोनों तरफ की जो ए सिरे पर जो कुल ऊर्जा थी वो एकांक आयतन की, हमारे पास एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की गति ऊर्जा और एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा, इनका योग जो है एकांक आयतन की बी पर जो एकांक आयतन की कुल ऊर्जा उसका योग आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो ये हमारा ऊर्जा संरक्षण नियम पे आधारित है बर्नौली की प्रमेय कि ए सिरे पर जो कुल ऊर्जा थी उतनी बी सिरे पर कुल ऊर्जा है, यानी ऊर्जा उस बिंदु पर भी नियत रहेगी और बी पर भी नियत रहेगी। आप देख होंगे कोई चेंज नहीं हो रहा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH बराबर कांस्टेंट यानी नियतांक। यही बर्नौली की प्रमेय है जो हमें सिद्ध करनी थी। ये हमारे पास P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारे पास जो है प्रूफ करने के लिए आती है थ्योरम। इसको आपने बर्नौली प्रमेय को जो है सिद्ध करना सीखा। तो आज के वीडियो में आपने फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत जो है फ्लूइड डायनेमिक के बारे में जाना, द्रव गतिकी के, जिसमें हमने फ्लूइड प्रेशर के बारे में, जो दाब होता है, फ्लोइंग लिक्विड होता है, उस पर अलग अलग बिंदु पर जो है दाब किस प्रकार से लगता है, जिसको हम दाब ऊर्जा, गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा के बारे में कहते हैं, वो हमने निकाला। साथ ही आपने जो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में जाना, अविरतता का सिद्धांत क्या होता है, बर्नौली थ्योरम जो इम्पोर्टेंट है उस टॉपिक, उसको जो है आपने प्रूफ करना सीखा, किस प्रकार से उसको प्रूफ किया जाता है, बड़े आसान तरीके से आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी स्टूडेंट तक आप इस वीडियो के लिंक को भेजिए ताकि हमारे साथ अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़े। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।